हाँ जी, हाँ जी बेटा, हम अपने पाठ को जो है अब और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लेखक अब क्या बताते हैं, पड़ोस के एक महानुभाव रहते हैं कि लेखक के पड़ोस में जो है एक महान व्यक्ति रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। महानुभाव का नाम क्या है? भगत जी, जो चूरन बेचते हैं। भगत जी क्या काम करते हैं? चूरन बेचने का जब मैंने आपको सार समझाया था तब मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था। यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, मतलब चूरन बेचते हुए जो है उन्हें काफ़ी समय हो गया है। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने जो है 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए हैं। चूरन बेचकर वो प्रतिदिन कितने रुपए कमाते हैं? 6 आने। कभी भी जो है उन्होंने इससे ज़्यादा रुपए नहीं कमाए हैं। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब उन्हें भगत जी चूरन वाला कहा जाता है। तो जो चूरन है वो उनके लिए एक सरनाम का काम करता है और खुद खूब लोकप्रिय है और इसी से जो है वो काफ़ी फेमस हैं। कहीं व्यवसाय और गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। मतलब वो इतने प्रसिद्ध हैं चूरन बेचने वाले के नाम पर कि अगर वो कमाना चाहते तो वो खूब पैसा कमा सकते थे और वो जो है खूब मालामाल भी हो सकते हैं। क्या कुछ उनके पास न होता, मतलब इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जो उनके पास नहीं होती। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। मतलब मुझे देखते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं कि उनका जो चूरन है जैसे ही वो बाज़ार में उतरते हैं तभी के तभी जो है वो बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। मतलब ना तो वो थोक का व्यापार करते हैं और ना वो किसी व्यापारी से उसका सौदा करते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। अगर कोई उन्हें ऑर्डर देता है चूरन बनाने का कि मेरे इतना किलो चूरन बना देना या मेरे लिए इतना चूरन भेज देना, तो वो उसका जो है ऑर्डर भी नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो जाते हैं। मतलब जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही साथ की साथ जो है उनका चूरन बिक जाता है और 6 आने होते ही जो है वो चूरन बेचना बंद कर देते हैं। वो ऐसे ही जो है उस चूरन को लोगों में बांट देते हैं। लोग भी जो है उत्साह के साथ उनका इंतज़ार करते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक होते हैं कि जो लोगों की अच्छी भावना है भगत जी के प्रति, जो अच्छे विचार हैं, वो उनके साथ बांटने को वो तैयार रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी का चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी नहीं। मैंने उन्हें नहीं देखा, यानी कि ना तो लेखक ने उन्हें कभी बीमार होते हुए देखा और ना ही जो है उन्हें 6 आने से ज़्यादा कमाते हुए लेखक ने देखा है। और क्या कहते हैं लेखक? और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि चूरन वाले भगत जी पर बाज़ार का जादू नहीं चलता है कि बाज़ार में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं उनका जो है भगत जी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। यहाँ लेखक स्वयं के बारे में बात कर रहा है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ।
क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं है, कि भगत जी को पता नहीं है कि यहाँ जो लेखक है वो स्वयं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप मुझे चूरन बेचने वाला मत समझिएगा, मैं एक लेखक हूँ और ऐसा लेखक हूँ जो उस चूरन बेचने वाले जो मेरा एक कल्पना मात्र है कि जो मैं उसे जो है अपने आप से श्रेष्ठ बता रहा हूँ। इससे यह तो बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ व्यक्ति है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादूवार नहीं हो पाता है, माल बिछा रहता है, उस पर मन अडिग रहता है, पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं रहती है। क्या वह शक्ति कुंठित होकर रह जाकर सलज ही नहीं हो जाती होगी। यहाँ जो है लेखक भगत जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो भगत जी हैं उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चल पाता है, लेकिन उन पर बाजार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दिन भर 6 आने कमाने के बाद जो है वो बचा हुआ चूरन मुफ्त में बांट देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भगत जी का चूरन जो है उपयोगी नहीं है। बाजार में उनके चूरन की जो है बड़ी मांग है। दिन भर में केवल जो है 6 आने कमाते हैं, लेकिन अपने मन पर जो है उन्होंने काबू पा लिया है कि मुझे 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाना है। सीमित आवश्यकताएं होने के कारण सिर्फ ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए जो है वो 6 आने कमाते हैं और सीमित आवश्यकताएं होने के कारण उनका मन जो है बाज़ार की ओर नहीं दौड़ता है। ऐसा उसके आगे जो पैसा है वो उनके आगे भीख मांगता है कि मुझे खरीद लो, मुझे ले लो, लेकिन भगत जी की पैसे को ठोकर मार देते हैं और आगे चले जाते हैं। उन पर जो है बाज़ार का कोई भी जादू नहीं चलता है, क्योंकि उनका चूरन जो है वो इतना प्रसिद्ध है कि सभी लोग जो है उसे खरीदना चाहते हैं। परंतु भगत जी जो है अपनी 6 आने की आवश्यकता पूरी होने पर उसके बाद जो है अपना चूरन नहीं खरीदते हैं, बल्कि बच्चों को जो है फिर ऐसे ही वो बांट देते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती हुई, एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई है। जैसे किसी ने आँख में उंगली दबा देकर दिखा दिया हो, देखो उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ, हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि लेखक जो है वो पैदल चल रहा है, उसके पास से एक जो मोटर गाड़ी है वो धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति में लेखक को अपने माँ बाप को धिक्कारने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी ओर जो है चूरन बेचने वाले भगत जी, जिनके सामने व्यंग्य शक्ति नतमस्तक दिखाई देती है, उन्हें जो है अपने ऊपर गर्व है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अगर मेरे पास मेरी ज़रूरत का सामान है तो मेरे पास सब कुछ है। भगत जी का मन जो है वो कमज़ोर नहीं है, इसलिए संयम और वैभव का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाज़ार में जाकर जो है भगत जी केवल पंसारी की ही दुकान पर जाते हैं, जहां उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना होता है।
वे केवल उसी दुकान पर जाते हैं जहां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शेष बाज़ार जो है उनके लिए व्यर्थ है। वो किसी और दुकान पर नज़र उठाकर भी नहीं देखते हैं। वे सिर्फ उस तरफ देखते हैं जहां उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें मिलता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन बेचने वाले अकिंचनकार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती है? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी अकिंचनकार होता है जिसके पास कुछ न हो। क्योंकि भगत जी के पास सिर्फ अपना, उन्हें अकिंचनकार यहाँ पर कहा गया है। तो वो कहते हैं कि बाज़ार की जो ये शक्ति है वो उनके सामने पानी पानी होकर रह जाती है। तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग्य के आगे अजेय ही नहीं रहता है, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम जो है दो है, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ ऊपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जो उनकी आत्मिक शक्ति है, वो जो है उन्हें बाज़ार की ओर आकर्षित नहीं होने देती है। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूँ शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। मतलब जहाँ ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, जहाँ पर हमें चीज़ों को इकट्ठा कर कर रखने की किसी भी प्रकार का लालच होगा, वहाँ पर जो है आत्मिक, धार्मिक, नैतिक बल नहीं होगा। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता जो है प्रामाणिक हो जाती है। कि लालच में पड़कर किसी भी चीज़ की अगर हमारे अंदर तृष्णा होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, और वैभव की चाह में जो है व्यक्ति अपनी निर्बलता को दर्शा देता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। यहाँ क्या कहता है लेखक कि जो व्यक्ति लालच रखता है, धन की ओर झुकता है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है धन की विजय हो जाती है और चेतन पर जड़ की विजय हो जाती है। कि जो चेतन अवस्था में है परंतु उसके ऊपर जो है जड़ अवस्था की विजय हो जाती है। कि सब कुछ देखते समझते हुए भी जो है हम अनजान बन जाते हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाज़ार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। कई बार पूछ लिया जाता है भगत जी ने क्या किया? जय जय राम किया। मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाज़ार की किसी भांति कोस रहे थे। मालूम होते थे राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले, भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। मतलब जो लोग भगत जी को मिलते जा रहे थे उन सब से जो है भगत जी हंसकर मुस्कुराकर मिले और सभी से जो है उनका जो उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने भी जो है दूसरों के प्रति आभार अच्छे से व्यक्त किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाज़ार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। मतलब वो बाज़ार में खड़े होते थे तो उनकी आंखें जो है खुली की खुली रहती थी, बंद नहीं रहती थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। मतलब हैरान होने की उनके अंदर भी लाचारी नहीं थी। व्यवहार में
पसोपेश उन्हें पसोपेश नहीं था कि उनके व्यवहार में जो है किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या दुविधा नहीं थी। पसोपेश होता है दुविधा, और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, सब उसके प्रति अप्रीति इस भगत जी के मन में नहीं है, जैसे सब उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही है भीतर, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब भगत जी जो है बाजार में खड़े होकर सभी वस्तुओं को देखते ज़रूर थे, पर उन्हें वह क्या है उनके प्रति जो है उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। वह जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते थे। सभी वस्तुओं के प्रति जो है उनके मन में आशीर्वाद का भाव था। आगे क्या है लेखक और क्या कहते हैं। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट और मग्न वह चौक बाज़ार में से चलते चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। यहाँ जो है लेखक क्या कहना चाहते हैं, अंत में लेखक ने जो है अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र का नाम दे देते हैं। चूरन बेचने वाले भगत जी ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेखक कहते हैं क्योंकि भगत जी इसलिए सार्थकता प्रदान करते हैं क्योंकि जितना उनको ज़रूरत है उतना ही वो बाज़ार से खरीद पाते हैं। लेखक तथा उस जैसे लोग बाज़ार की व्यंग्य शक्ति को और अधिक बढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति के पास दिखावे का सामान अधिक होगा वह सामान्य लोगों से जो है अलग हो जाएगा। आज के बाज़ार में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। हम जाकर कहते हैं ना और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, हमें किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती है। दूसरों का लाभ होता है। आज का अर्थशास्त्र जो है अधिक कमाने में विश्वास रखता है। अंत में लेखक यह कहते हैं कि बाज़ार में शोषण होता है, छल कपट का वातावरण छाया रहता है। यदि बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ता रहा तो वह समाज को जो है हानि पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। लेखक ने यहाँ जो है अर्थशास्त्र को कई बार शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछ भी लिया जाता है कि अर्थशास्त्र को जो है कौन से शास्त्र का नाम दिया है, अनीति शास्त्र का। अनीति शास्त्र होता है गलत नीति का शास्त्र। आज हमारा जो है यह चैप्टर कंप्लीट हो गया।